गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आज हम लोग फिर से हाजिर हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 में आए हुए प्रश्नों को। आज हम लोग इस 2025 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, उनको देखेंगे। ठीक है कि किस तरह से क्वेश्चन आए थे और उनका आंसर क्या होगा। ठीक है, यानी अगर आप एग्जाम देते 2025 में झारखंड बोर्ड इंटरमीडिएट में फिजिक्स चैप्टर के लिए, तो आप कितना जान रहे थे और कैसे आपको लिखना होता ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाते। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो याद तो कर ही लिए होंगे, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज। एक इलेक्ट्रॉन को हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन के वेट के बराबर है। तो बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो लगने वाला फोर्स किसके बराबर है? वेट के बराबर है, यानी mg के बराबर है। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसका वैल्यू कितना होगा? Q इंटू ई। यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर E है तो E इंटू ई हो जाएगा, इक्वल्स टू mg। देन E इक्वल्स टू क्या होगा? mg अपॉन ई। कोई है? जी, ऑप्शन हमारा हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चार्जेस 1 कूलम एंड -1 कूलम आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। दो चार्ज है, एक 1 कूलम का और एक -1 कूलम का, और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर स्थित हैं। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस विल बी। बोल रहा है कि उनके सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, पहला। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो दो लाइन, दोनों चार्ज के मिडिल में हमको निकालने बोला। मिडिल में मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से दूरी और नेगेटिव चार्ज से दूरी उस बिंदु की क्या होगी? सेम। और दोनों सेम चार्ज है तो दोनों का पोटेंशियल भी सेम होगा। एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, एक नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो नेट पोटेंशियल कितना होगा? ZERO, जीरो। ये रहा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री कैपेसिटर्स each having capacitance C are connected in series। सीरीज में जुड़ा हुआ है, तीन कैपेसिटर्स हैं और तीनों सीरीज में जुड़ा हुआ है। their equivalent capacitance is। सीरीज में क्या होता है? 1/CS इक्वल्स टू 1/C, 1/C प्लस 1/C, मतलब 1/CS इक्वल्स टू 3/C। देयरफॉर CS इक्वल टू क्या होगा? C/3। C/3, ऑप्शन सी हो गया। A 100 watt electric bulb is connected to 220 volt electric source. The resistance of the bulb filament is। बोल रहा है कि एक 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट के एक इलेक्ट्रिक सोर्स से जुड़ा हुआ है, तो उसका रेसिस्टेंस कितना होगा? किसका? तो उस इलेक्ट्रिक फिलामेंट का। तो ध्यान दीजिए, P इक्वल टू आप लोग पढ़े होंगे V इंटू आई। V के जगह लिख सकते हैं हम लोग
आई आर इंटू आई, यानी P इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर, देन R इक्वल टू होगा P बाय आई स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। P का वैल्यू पुट कर देंगे 100 वाट और R का वैल्यू पुट कर देंगे, I का वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन सॉरी, ये तो गड़बड़ है। P दिया हुआ है, V दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, ये तो P है ना जी, ये है P और ये है हमारा V। तो निकालना क्या है? निकालना है हमारा R। तो P इक्वल टू फिर वही चीज V इंटू आई। P और V दिया हुआ, I नहीं पता, I को तोड़िए। I इक्वल टू क्या होगा? I इक्वल टू होता है V बाय आर। देन R इक्वल टू क्या होगा? V स्क्वायर बाय P। V स्क्वायर, V का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 220, दो बार दे देंगे, 220 इंटू 220। और P का वैल्यू कितना लेंगे? 100। एक दो जीरो काट दिए, 22 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, 484 ओम। कहीं दिख रहा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द currents at any point in an electric circuit is, किरचॉफ्स का पहला नियम क्या होता है? तो जीरो होगा। नेक्स्ट, ए 5 टेस्ला, T for Tesla मैग्नेटिक फील्ड वुड बी इक्वल टू 5 टेस्ला मतलब 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला मीन्स 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है किसके कारण? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। पढ़ लिए सब, मार देंगे डी। इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म होता है। द वैल्यू ऑफ magnetic induction at a distance r from a single pole is inversely proportional to r square, directly proportional to 1 by r square, inversely proportional to r square. Next, a bar magnet of magnetic field, magnetic moment m is placed in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field of intensity b at an angle of theta with its direction. The torque applied on its, torque वाला condition जानते ही हैं, एम बी साइन थीटा। द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या सेल्फ इंडक्टेंस हो, दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है? हेनरी। ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी b, तो थीटा हो गया 0। ठीक है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टर विल बी L इंटू V क्रॉस B, V क्रॉस B मतलब V B साइन थीटा मतलब साइन जीरो, जीरो मतलब जीरो। खत्म। आगे देखिए, तो हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी से खत्म करेंगे इसको। ठीक है, डिस्कस करेंगे इसके बाद, जब हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग पिछले साल वाला जो क्वेश्चन है 2 3 साल का देख लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर हर वीक हम लोग मिलेंगे और क्या करेंगे, तो हर चैप्टर पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से बने रहिए। इफ द peak value of alternating voltage in the circuit is E naught, the root mean square value is E naught by root 2 ERMS। क्या होगा? E naught by root 2 I equal to IRMS equal to I naught by root 2। The unit of reactant is
रिएक्टेंट, चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो चाहे इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, ठीक है, क्या होगा? ओम। द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज, माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होगा? लास्ट क्लास हम बताए थे 2023 का क्वेश्चन में, सबसे कम किसका होता है? रेडियो वेव, उसके बाद माइक्रोवेव आता है, यानी मोर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स, ठीक है, विजिबल से भी कम होगा, इंफ्रारेड से भी कम होगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इज गिवन बाय द इक्वेशन, याद रख लीजिए इसको, C इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। The bottom of the pond appears to be slightly elevated because of, नहीं, जब पानी भरा हुआ है तालाब में, तो जो नीचे अगर कोई मछली वाले पड़े होंगे, मछली या सिक्का वगैरह, तुमको ऊपर दिखाई पड़ता है, किसके कारण? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। नेक्स्ट, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज f मीटर, देन द वैल्यू ऑफ पावर, पावर इक्वल टू 1 बाय f डायमीटर, अगर मीटर में हो तो, और अगर सेंटीमीटर में रहता तो 100 बाय f डायमीटर डायप्टर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस लाइट वेव्स आर, लाइट कैसा है? मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडिनल। बाद में इसको बताया गया कि नहीं, ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है, ठीक ना? कौन? फुको। उससे पहले हाइगेंस क्या मान के चला था कि मैकेनिकल होता है और लॉन्गिट्यूडिनल होता है। टू वेव्स हुज इंटेंसिटी रेशियो इज 9:1, ठीक है, प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज, तो भाई I1 बाय I2 का रेशियो दिया हुआ है 9:1। हमको निकालना है I मैक्स और I मीन। I मैक्स का वैल्यू होता है रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, मीन का होगा रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम I2 से, रूट I2 से डिवाइड कर दे पूरे को, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ हो जाएगा रूट I1 बाय I2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट I1 प्लस I2 माइनस 1 का स्क्वायर। आगे बढ़िए, तो यहाँ आप देखेंगे इसका वैल्यू दिया हुआ है 9/1 प्लस 1, 9/1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 4/2 मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 4:1। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी नंबर। द एनर्जी ऑफ ए फोटोन विथ वेवलेंथ लैम्डा इज, तो एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल टू पढ़े होंगे H न्यू, और H न्यू के जगह होगा C बाई लेमडा, तो HC बाई लेमडा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। द रेडियस ऑफ बोर्स स्टेबल ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन इज R, द रेडियस ऑफ बोर सेकेंड ऑर्बिट इज, ठीक है, तो पढ़े होंगे आप R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ठीक है, तो फर्स्ट वाले का 1, n के जगह 1, सेकंड के लिए क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा कितना? 4R हो जाएगा। The nuclei have their mass number in the ratio of 1:3, mass number है 1:3,
द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटीज वुड बी, आप लोग को पता होगा कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो होता है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, इंडिपेंडेंट है मास नंबर से, ये 1:1 होगा, याद रख लीजिए। द कंडक्शन बैंड इज पार्टली एम्प्टी इन, कंडक्शन बैंड पार्टली एम्प्टी किसमें होगा? सेमीकंडक्टर्स में। नॉन कंडक्टर्स में पूरी तरह खाली, मेटल्स में पूरी तरह भरा हुआ। सिलिकॉन इज a semiconductor by adding a small amount of arsenic to it, its conductivity, जब भी हम किसी सेमीकंडक्टर में हम किसी इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स वाला कंप्लीट, यानी अगर आप एग्जाम दिए होते, ये बनाए होते तो आपको 25 नंबर मिल जाता 2025 के एग्जाम में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आता है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्रॉस ईच अदर? कभी नहीं, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। आंसर क्या होगा? नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्रॉस ईच अदर। 27 क्वेश्चन नंबर, इज ओम्स लॉ ट्रू फॉर ऑल कंडक्टर्स? जी हाँ, कंडक्टर्स के लिए तो ये लागू होता ही है, ओम्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज I इक्वल टू 15 sin 100t, फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो भाई क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है I का वैल्यू, I 15 sin 100t, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इसको कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन इसी का क्या होता है? I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इसलिए अगर कंपेयर करेंगे तो I नॉट और यहाँ पे क्या है? यहाँ आई नॉट है, यहाँ 15 है, आई नॉट इक्वल टू 15 एम्पियर। अब आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट मिल गया, तो आरएमएस वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं आप, आई आरएमएस इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2, मतलब 15/√2। अब इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 15/√2, नीचे हो जाएगा कितना? 2, डिवाइड करके निकाल लीजिए और यहीं तक छोड़ देंगे, चलेगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर कैसा होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ट्रांसवर्स होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, हाउ इज द क्रिटिकल एंगल रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? म्यू इक्वल टू 1 बाय साइन सी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू उस मीडियम के लिए उतनी ही कम हो। जैसे कि हीरा, हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने के कारण उसका क्रिटिकल एंगल कम होता है। नेक्स्ट, डिफाइन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो भाई जब लाइट किसी ऑब्स्टेकल या अपर्चर, मतलब छिद्र हो, या ऑब्स्टेकल मतलब अवरोध से के किनारों पर टकराता है, किनारों पर टकराता है तो ये क्या होता है? ज्योमेट्रिकल शेडोज। मान लीजिए डंडा रखे हैं, इधर से लाइट डाल रहे हैं, इधर इसका परछाई बनना चाहिए, जितना लंबा डंडा है उतना ही परछाई पूरा डार्क होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ से टकरा के थोड़ा सा लाइट घुस जाता है परछाई की तरफ, डार्क वाले जो स्पेस है, एरिया है, उसके तरफ लाइट क्या होता है? बेंड होके मुड़ जाता है। इसी घटना को हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर है? देखिए, द phenomenon of bending of light around the corners of an obstacle or aperture is called diffraction of light। सीधा आंसर हो गया, काम खत्म। At what angle should a proton move an uniform magnetic field so that the proton continues to move in its initial condition? कहना कह रहा है कि किस एंगल्स में कोई प्रोटॉन किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे, मैंने घुसे या मूव करे, कि बिना वो डेविएट हुए उसी अपने ही प्रारंभिक स्थिति को ही में ही चलते रहे। तो भाई ऐसा कब हो सकता है? जब उसमें कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। और जब मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, यानी कब नहीं लगेगा भाई? जब थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा। मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो, थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उस केस में कोई मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा, क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट, हाउ इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस रिलेटेड टू द मास नंबर? न्यूक्लियस का रेडियस और मास नंबर के बीच क्या रिलेशन है? आर प्रोपोर्शनल टू 8 का पावर 1/3। नेक्स्ट, which type of biasing gives the semiconductor diode is very high resistance? हाई रेसिस्टेंस कब होगा? जब हम इसको किसको बाइसिंग करेंगे? हम पीएन जंक्शन को बाइसिंग करेंगे। कब? कैसा? रिवर्स बायसिंग करेंगे। फॉरवर्ड बायसिंग में लो रेजिस्टेंस होता है, आराम से होल्स और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते रहते हैं। रिवर्स बायसिंग के केस में क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का फ्लो रुक जाता है, यानी रेजिस्टेंस उस केस में हाई हो जाता है। तो आंसर होगा रिवर्स बायसिंग। नेक्स्ट, अब ये हो गया ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स वाला खत्म। अब देखिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए हैं जिसका एरिया है प्लेट का ए है और जिसका सेपरेशन दोनों प्लेट के बीच का कितना है डी है। तो इसका हमको निकालना है कैपेसिटेंस। तो भाई यहाँ पे हम एक मान लिए हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए बी, एक पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज अर्थ से कनेक्टेड है, सारा पॉजिटिव चार्ज चला गया इधर, ये फुली नेगेटिवली चार्ज होगा। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हम प्लस सिग्मा लेंगे, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा होगा। दोनों के बीच की दूरी ए डी मान लिए। अब यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जब ई निकल गया तो ई और भी के बीच रिलेशन निकालिए। तो ई इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर होता है। अगर मैग्नीट्यूड लें तो माइनस गायब खा जाएंगे, ई इक्वल टू डी बाई डी आर हो जाएगा। और दोनों प्लेट के बीच का हम पोटेंशियल डिफरेंस डी ना लिए, कितना लिए भी लिए, तो डीवी की जगह भी हो जाएगा। दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन डी है तो डीवी की जगह भी और डी आर की जगह डी। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 का हम लोग यूज करेंगे। v इक्वल टू देखिए तो ई इक्वल टू वी बाई डी, देन v इक्वल टू ई डी। ई की जगह लिखेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और डी की जगह डी। ये हो गया v की जगह वैल्यू सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम जानते हैं सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब q बाय ए। तो जहां पे सिग्मा हमारा q बाय ए रख दीजिए। तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा जगह q रखेंगे तो q बाय ए और यहाँ नीचे एप्सिलॉन पहले से था, यहाँ d है। ये v निकल गया। जब v निकल गया भाई तो c तो निकाल सकते हैं, q बाय v पुट कर दीजिए, v का वैल्यू ऊपर q रहेगा और v को पुट कर देंगे तो q और d नीचे आ गया और जो सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर जंप करके चला गया। q और q काट देंगे तो c का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाय डी। कितना आसान, हो गया काम खत्म। पहले ई निकाल लिए, जानते हैं हम लोग ई दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ई मिल गया तो भी निकाल लिए, भी निकाल लिए तो सिग्मा का वैल्यू पुट करके वहां पे भी का वैल्यू निकाल लिए और फिर भी निकल गया तो सी निकाल लेंगे, सी इक्वल टू क्यू बाय वी होता है, जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स के पहले और दूसरे नियम को लिखिए, स्टेट कीजिए। तो पहला नियम क्या कहता है, ये लोग इससे ऑब्जेक्टिव भी आया था कि इलेक्ट्रिक जंक्शन पर जितना भी करंट्स आता है सबका अलजेब्रिक सम, आने वाला और जाने वाला सबका अलजेब्रिक सम क्या होगा, जीरो होगा। पहला नियम क्या कहता है, इन एनी इलेक्ट्रिक नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट द जंक्शन इज ऑलवेज जीरो, समेशन आई इक्वल टू जीरो। और दूसरा नियम क्या कहता है, ये लूप रूल कहलाता है। लूप रूल क्या कहलाता है कि किसी क्लोज सर्किट में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं और ईएमएफ्स हैं, ठीक है, बैटरी ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस मैंने रेजिस्टेंस, तो जितने भी ईएमएफ्स और क्या बोलते हैं ईएमएफ्स और पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं सबका अलजेब्रिक सम जीरो होगा। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ्स अलोंग एनी क्लोज पाथ इन ए नेटवर्क इज जीरो, मैंने समेशन ऑफ v इक्वल टू जीरो। पहला नियम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित है, दूसरा नियम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। हो गया काम खत्म। नेक्स्ट, what is magnetic flux, on what factors does the flux passing through a coil depend। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है और मैग्नेटिक फ्लक्स किस पर निर्भर करता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़े होंगे आप लोग, क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मान लीजिए कोई क्लोज्ड एरिया है तो उससे होकर नॉर्मली जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होता है वही मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया इन ए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली। इसका मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखते हैं, तो अगर मान लीजिए कि ये कोई एरिया है, ठीक है, इस पर नॉर्मल ड्रॉ किए, ये एरिया का डायरेक्शन हो गया डी ए। मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड बी,
दोनों के बीच एंगल अगर थीटा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स छोटा सा एरिया में क्या होगा, बी फाई इक्वल टू बी डी ए कॉस थीटा, मतलब बी डॉट डी ए। अगर मान लिया, अच्छा, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, बी डॉट डी ए का, तो बी बाहर, कॉस थीटा भी बाहर, डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए, तो बी ए कॉस थीटा। अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो, एन हो, तो यहाँ पे फाई इक्वल टू हो जाएगा एन बी ए कॉस थीटा, मतलब मान लीजिए कोई कॉइल रखा हुआ इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन हो, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई किस पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है कॉइल के, तो पहला नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, तीसरा एरिया ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है, और चौथा ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, माने कॉइल को जो रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड में वो कितना एंगल पे रखा गया है। ये सब लिख देना है, नीचे लिख देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन एन बी ए एंड थीटा। काम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऊपर दे दिया मैग्नेटिक फ्लक्स, नीचे दे दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैंने पूरा चैप्टर से भर दिया क्वेश्चन। मेंशन एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ देम, कोई दो प्रॉपर्टीज लिखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ए इमेजिनरी कर्व, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है एक तरह का इमेजिनरी लाइन होता है, इमेजिनरी कर्व होता है, जिसके किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। पहला प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व एंड क्लोज्ड कर्व, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड, कंटिन्यूअस भी होगा क्लोज्ड भी होगा, ट्रेवलिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर इसका डायरेक्शन क्या होता है, साउथ, नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर एंड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल, मैग्नेट के अंदर इसका डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल, कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व बनाता है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। हो गया, ये हमारा इस तरह से हम लोग सटीक आंसर देंगे, जितना बोला जाए उतना ही, ठीक है। जैसा देव वैसी पूजा, ठीक है। बजरंग बली है, 2-4 मिनट में पूजा करके आरती लगा दी, नारियल फोड़ दिए, काम हो गया। सत्यनारायण पूजा है तो दिन भर चलता रहेगा। कहने का मतलब है छोटा क्वेश्चन है तो छोटा आंसर देना है, जो बोल रहा है बस पर्टिकुलर उसी का जवाब देना है, ऐसा नहीं कि पूरा राम कहानी लिख दी, ठीक है। बस एकदम सटीक आंसर देना। आपके पास टाइम लिमिटेड है, 3 घंटे में सारा क्वेश्चन को बनाना है, तो 3 घंटे में कैसे बनाएंगे, सटीक आंसर होना चाहिए। ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, जो पूछा जा रहा है बस उसी का हम लोग जवाब लिखेंगे। नेक्स्ट, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच प्रोड्यूसेस इंटेंस हीटिंग इफेक्ट। कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, पहला आंसर देखिए उसका, इंफ्रारेड रेडिएशन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इज एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओजोन लेयर के द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है, मतलब अवशोषित किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है, किया जाता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और तीसरा, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करते हैं या होता है, तो एक्सरे का। नेक्स्ट, राइट द राइट एंड एक्सप्लेन आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन का इक्वेशन लिखिए। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन थ्योरी क्या कहता है कि जब कोई फोटोन किसी मेटल सरफेस पर पड़ता है, तो मेटल सरफेस पर पड़ने पर वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, फोटोन के एनर्जी को वो इलेक्ट्रॉन अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है या अवशोषित कर लेता है। अब वो इलेक्ट्रॉन वो जो एनर्जी लेता है, लेकर दो भाग में खर्च करता है। पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है मेटल सरफेस से, और बाहर निकलने में जो एनर्जी खर्च होती है उसको हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं, और बाद बाकी जितना एनर्जी बच गया उस एनर्जी से वो अपने काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है। यानी आइंस्टीन के अनुसार किसी फोटोन का एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन लेता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दो भागों में खर्च करता है। पहला मेटल सरफेस से निकलने में, दूसरा मेटल सरफेस से भागने में, मतलब काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। तो यही हम लोग लिखे हैं, ठीक है।
A part of energy is used in liberating the electron from the metal surface, which is equal to the work function, and the remaining energy of the photon is used in imparting kinetic energy to the ejected electron. Energy of incident photon दो भागों में बांटेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एंड वर्क फंक्शन। एच न्यू इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू नॉट कर सकते हैं, कहीं फाइ नॉट का हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ डब्ल्यू नॉट यूज किए हुए हैं। ये काइनेटिक ये काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर एच न्यू, इसको इधर लेंगे तो डब्ल्यू नॉट। वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन किसके बराबर होगा, एच न्यू नॉट के बराबर होगा, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे के मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यही हो गया आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, खत्म हो गया। दो भागों में बांटना है, बस एक भाग काइनेटिक इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च होता है, दूसरा भाग काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में खर्च होता है। यही तो है हमारा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। Next, state the postulates of Bohr theory of hydrogen atom. Bohr theory of hydrogen atom state the postulates की मान्यताओं को आप व्याख्या करें। क्या क्या था मान्यताएं, क्या क्या postulates था बोर थ्योरी का। ठीक है, तो postulates of Bohr theory of atomic model. This model, also called planetary model of the atom, is based on the following postulates. पहला, nuclear concept. An atom consists of a small and massive central core called nucleus. The electron revolve around the nucleus in a certain circular orbit called a stationary orbit. The centripetal force required to their rotation is provided by the electrostatic force attraction between the electrons and the nucleus. Nuclear concept कहता है कि इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, और टोटल मास जो होता है वो किसी छोटे से भाग में सेंट्रल पार्ट पे वो कंसंट्रेटेड होते हैं और इसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है, ये बोर का मानना था कि किसी एटम का जो मैक्सिमम मास है, अधिकांश मास और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो उसके सेंट्रल पार्ट में केंद्रित होते हैं, सेंटर्ड होते हैं और इसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, उस पॉजिटिव न्यूक्लियस के चारों ओर अलग-अलग ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। इन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है? अब घूम रहा है तो घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ चाहिए, कैसे मिलेगा? तो ये भी बता दिया बोर्स की जो अ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, मतलब न्यूक्लियस जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन को, वही प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स किसको, इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए। समझ में आ गया? क्वांटम कंडीशन, द इलेक्ट्रॉन आर परमिटेड टू सर्कुलेट only in those orbits in which angular momentum of electron in and is an electron integral multiple of h by 2 pi। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट्स में नहीं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में घूम सकता है, उसको उसी ऑर्बिट में घूमने का आदेश दिया गया है जिस ऑर्बिट में जिसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो h बाई टू पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। ठीक है, तो फॉर एनी परमिटेड ऑर्बिट L इक्वल टू mvr एंड vr इक्वल टू nh बाई टू पाई वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। तीसरा, स्टेशनरी ऑर्बिट, when an electron revolves in its permitted orbit, it does not radiate energy. Hence, these orbits are called non-radiating orbits. जो इलेक्ट्रॉन को पहला तो आदेश दिया गया भाई सब में नहीं घूमेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमेगा खास ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में घूमेगा एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ठीक है, वो घूमेगा, वो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाता है। ठीक है, इस ऑर्बिट को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। अब कहता है फ्रीक्वेंसी कंडीशन, एन एटम कैन इमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी फोटॉन्स ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट और फ्रॉम ए लोअर टू हायर ऑर्बिट रिस्पेक्टिवली। देखिए लास्ट वाला ऑप्शन फ्रीक्वेंसी कंडीशन ये कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा और जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो किस फॉर्म में करेगा, फोटोन के फॉर्म में।
और एक इलेक्ट्रॉन जब एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब जंप करेगा ना, तो इक्के गो फोटॉन निकलेगा जी, ना 2 गो, ना 3 गो, ना 4 गो। ठीक उसी तरह से जब लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है, उसको जब जंप कराना हो, हायर ऑर्बिट में ले जाना हो, उसको फोटॉन देना पड़ेगा। लेकिन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को एक सिंगल फोटॉन देंगे। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी रिलीज करेगा तो एक सिंगल फोटॉन के रूप में, ठीक उसी तरह से एक सिंगल एटम को इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी चाहिए आगे बाहर जंप करने के लिए, तो उसको भी एनर्जी चाहिए, वो भी एक सिंगल फोटॉन का एनर्जी लेगा। 2 फोटॉन का एनर्जी, 4 फोटॉन का एनर्जी नहीं लेगा। क्लियर है? तो यही है फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो ये हो गया बोर्स थ्योरी। नेक्स्ट, व्हाट इज सेमीकंडक्टर? डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है? तो सेमीकंडक्टर वैसे मटेरियल्स को हम कहते हैं जिसकी कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस और सॉरी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच होती है। ठीक है, मतलब सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है, लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होती है। जनरली फोर्थ ग्रुप का जो एलिमेंट होता है वो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आता है। जर्मेनियम हो, सिलिकॉन हो, ठीक है, ये सब क्या है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, जब किसी सेमीकंडक्टर में किसी तरह का कोई इम्प्योरिटी नहीं मिला होता है, तो वैसे सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? तो वैसे सेमीकंडक्टर जिसमें हम कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? तो किसी सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें इम्प्योरिटी हम लोग मिलाते हैं। इम्प्योरिटी में किसको मिलाते हैं? तो सेमीकंडक्टर जो है वो क्या बोलते हैं, फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसमें इम्प्योरिटी या तो ट्राइवेलेंट मिलाते हैं या तो पेंटावेलेंट एलिमेंट को मिलाते हैं। इससे क्या होती है? उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो किसी कंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ इम्प्योरिटी के रूप में कुछ ट्राइवेलेंस वैलेंट या फिर पेंटावेलेंट एलिमेंट्स को मिलाया जाता है। इस प्रकार जो सेमीकंडक्टर बनता है उसे ही हम लोग कहते हैं क्या? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो समझ में आ गया होगा जी। बाद बाकी चीजें लिखी हुई है। नेक्स्ट, डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय गॉस लॉ due to a uniform charged spherical cell at a point outside the cell and inside the cell। ये तो लिखा हुआ नहीं है, बनाना पड़ेगा। चलिए, गॉस थ्योरम का यूज करेंगे और किसी चार्ज सेल के अंदर और बाहर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि एक चार्ज सेल है, मतलब होलो स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज है। इसको हम क्यू चार्ज दिए, ये चार्ज पूरे सरफेस पे फैल गया। इसका सेंटर हम ले लेते हैं ओ, और इसका रेडियस हम ले लेते हैं आर। अब यहां से हम आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेते हैं पी, जहां मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना है। इतना बार मैग्नेटिक मैग्नेटिक आया कि मैग्नेटिक मोशन निकाला, तो पी पॉइंट पे निकालना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन किसका यूज करेंगे? गॉस थ्योरम का। तो गॉस थ्योरम के लिए क्या करना होगा? हमको एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा। चलिए इसको कवर कर देते हैं, एक गोला बनाते हैं ताकि सरफेस पर पॉइंट आ जाए पी। ये हो गया गोला, गॉसियन सरफेस। इसका रेडियस क्या हो गया? आर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ छोटा सा एक टुकड़ा काटेंगे, डीएस। इस डीएस का डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की ओर। और पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी किधर होगा? बाहर की ओर। यानी ई का डायरेक्शन और डीएस का डायरेक्शन दोनों क्या होगा? एक तरफ। अब यहां यूज करेंगे गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, पढ़े होंगे आप, इंटीग्रेशन ई डॉट
ds माने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो 1/ε0 होता है टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। यहाँ देखिए E डॉट डी एस मतलब ई डी एस कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, ds और E के बीच बना एंगल, ये हो जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू। अब यहाँ E बाहर हो गया, ds कॉस 0 1 हो गया, 1/ε0 इंटू क्यू। ds का जब इंटीग्रेशन करेंगे, ds देखिए छोटा सा टुकड़ा काटे हैं, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस का एरिया मिलेगा और ये होगा कितना 4 पाई r स्क्वायर। ये 1/ε0 इंटू क्यू। देन E इक्वल टू 4 पाई इसको उधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पहले यहाँ लिख लेते हैं Q/r² हो गया खत्म। तो देखिए तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंशन निकला ये ठीक वैसा ही निकला जो पॉइंट चार्ज का होता है। अब देखिए दूसरा, ये तो पहला केस था आउटसाइड वाले के लिए, आउटसाइड के लिए बात कर रहे थे। अब अगर पॉइंट इनसाइड हो जो कि दूसरा क्वेश्चन जो है इनसाइड, ठीक है नंबर 2 इनसाइड। चलिए फिर क्या करते हैं, एक हम लोग चार्ज स्फीयर बनाते हैं, चार्ज स्फीयर बनाएं, इसको चार्ज दे देते हैं, चार्ज दे दिए, सेंटर वही O, रेडियस वही R। अब क्या करते हैं ना, एक पॉइंट ले लेते हैं P पॉइंट, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे, और इस पॉइंट पे हमको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसका यूज करके, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के लिए क्या चाहिए, क्लोज सरफेस चाहिए, तो P को पॉइंट मानेंगे, बन गए गॉसियन सरफेस, क्लोज गॉसियन सरफेस। लेकिन क्या देख रहे हैं, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, 0। तो इस केस में ई डी एस जो होगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, वन बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस और गॉसियन सरफेस 0 हो गया। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म। इस तरह से आप उसको बना दें। थोड़ा बहुत लैंग्वेज यहाँ डालना होगा कि लेट अस कंसीडर ए चार्ज्ड spherical cell of radius r having charge q। ए लनफन भर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल। आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल में जो है उनके ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आप क्या समझते हैं, established a relation between a current flowing in a conductor and the drift velocity of free electrons in it। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं किसको, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी मेटल में, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो घूमते रहते हैं, लेकिन उसका रैंडम मोशन जो होता है, उसका जो मोशन होता है वो रैंडम होता है। नहीं, उसका एवरेज अगर हम लोग निकाले तो कितना आएगा, 0 होगा। कंडक्टर अगर मान ले कोई लोहे का टुकड़ा ले लेते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसमें और वो मूव भी कर रहा है, लेकिन रैंडम मोशन है और सबका अगर एवरेज निकालेंगे तो 0। लेकिन जैसे ही हम उस कंडक्टर को लेंगे, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का लगा दें, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल लगा दें, क्या होगा, सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की ओर मूव करने लगेगा।
नेगेटिव वोल्टेज माइनस वाले वोल्टेज से प्लस वाले वोल्टेज की तरफ मूव करने लगेगा। तो वो मूव करेगा तो वो एक स्पीड को मेंटेन करेगा, नहीं, बहुत ही धीरे धीरे होता है, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड, एकदम धीरे धीरे होता है। तो लेकिन मेंटेन कर रहा है। इसी वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट क्यों नाम पड़ा? ड्रिफ्ट का मतलब होता है टसकना, एकदम धीरे 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 टसक रहा है। 10⁻⁵ बहुत कम होता है, नहीं, आपको फील ही नहीं होगा, लगेगा टस क्या हो रहा है, हिल रहा है। वो भी नहीं देख पाएंगे जब तक उसको हम बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करके ना देखें तो, नहीं। तो ये जिस वेलोसिटी से जब हम लोग किसी मेटल सरफेस के, मेटल के सिरों पर जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई करते हैं, यानी वोल्टेज दे देते हैं भाई, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, और इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है, उल्टा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो जिस वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होता है, मतलब टसकता है, मतलब मूव करता है, उसी वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर है? ये लिखे हैं the average velocity with which the free electrons in a conductor get drifted towards the positive terminal under the effect of applied electric field। ये रहा कंडक्टर, एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा। इसी स्पीड को कहते हैं इलेक्ट्रिक वेलोसिटी। मान लीजिए कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, कंडक्टर का लेंथ एल है। तो चलिए हम लोग कुछ रिलेशन देखते हैं। कंसिडर ए कंडक्टर, कंडक्टर कंसिडर कर लिए ऑफ लेंथ एल, जिसकी लंबाई एल है, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। चलिए, लेट भी बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, भी है। अगर हम मान ले n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना मान लिए, n। कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए। कंडक्टर का लेंथ कितना है, एल। तो कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर ए इंटू एल। एन माने हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना माने हैं, एन। तो इतना वॉल्यूम है कंडक्टर का, तो इतना वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, एन इंटू ए इंटू एल, ए इंटू एन इंटू क्या लिखेंगे, एन इंटू ए इंटू एल। इतना इलेक्ट्रॉन्स हो गया। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, ई। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो, टोटल फ्री चार्ज कितना हो जाएगा, एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई, और इसी को मान लेंगे हम लोग क्यू। आगे, लेट टी बी द टाइम टेकन बाय द चार्ज टू कवर द लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर। मान लीजिए कि कोई एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मान लेते हैं उसको एक इंड से दूसरे इंड तक आने में लगा समय कितना, मान लेते हैं टी। टी इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी टी इक्वल टू होगा एल बाय वी डी। यहाँ Q हो गया कितना, याद रखिए NaLe, और T हो गया L बाय वी डी। तो यहाँ आप निकाल सकते हैं I इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब इतना बाय इतना, इतना NaLe डिवाइडेड बाय L डिवाइडेड बाय वी डी। L और L कट जाएगा, बस वी डी ऊपर चल जाएगा, तो NaE और वी डी हो जाएगा। ये देखिए, करंट I इक्वल टू क्यू बाई टी, NaLe बाई टी, और टी हो जाएगा आपको कितना बताए थे, L बाई वी डी, तो वी डी ऊपर चल जाएगा और L और L कट जाएगा, तो ये हो जाएगा NaE बाय इंटू वी डी, यानी I इक्वल टू NEA वी डी। ये हो गया रिलेशन। तो हम लोग कह सकते हैं कि I प्रोपोर्शनल टू वी डी। अगर NEA को कांस्टेंट मान लिया जाए, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो I प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। ये हो गया रिलेशन किसके किसके बीच, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग इट, फाइंड द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। आप लोग को हम सेम क्वेश्चन बताए हैं 2023 में, वो वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप लोग उसको जाके देख लीजिए, यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये तो हम लोग सेम बताए हैं डिट्टो।
Define electric dipole and find the expression for the electric potential at a point on the axis of the electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन कीजिए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए कहां पर, एक्सिस पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं? Two charges having same magnitude but in opposite nature separated by a small distance। दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड वाला एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे हो, ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। अब इसके कारण हम इसके एक्सिस पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो लेंथ है हम लोग 12 मानते हैं, तो 12 मान लिए। सेंटर इसका ओ मान लेते हैं, चलिए ये भी मान लिए। अब इसके सेंटर से हम आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं। एक्सिस कौन होगा ये, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए सी। सी पॉइंट ले लेते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो करना क्या है, एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है पॉजिटिव चार्ज के कारण, और एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है नेगेटिव चार्ज के कारण। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी, किसके कारण, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर। इसको भी प्लस मान लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर। आर मतलब पॉजिटिव चार्ज से उस पॉइंट की दूरी जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो ये दूरी कितनी होगी, यहां से दूरी ये आर है, हमको दूरी चाहिए प्लस क्यू चार्ज से, ये पूरा 12 है, आधा हो जाएगा एल, तो ये दूरी कितनी होगी, आर माइनस एल। पूरा आर में से ये आधा एल को माइनस कर दिए, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, आर माइनस एल। ये हो जाएगा आर माइनस एल, और ये प्लस क्यू चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के कारण, तो वही v माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर। आर मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉइंट सी की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ कितना एल, ये हो जाएगा आर प्लस एल। ये हो जाएगा यहाँ पे आर प्लस एल। नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा, इसको यहाँ ध्यान देंगे, यही चीज देखने वाली बात है। इसको इक्वेशन 2 मान लें। तो नेट पोटेंशियल निकालना है हमको,
एट पॉइंट सी। भी इक्वल टू, जोड़ देंगे दोनों को, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन देखना ही नहीं, तो नहीं तो देखेंगे कहाँ से, जोड़ देंगे दोनों को, दोनों में कॉमन क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन आ जाएगा, दोनों में क्यू कॉमन आ जाएगा, एक में होगा 1/r माइनस एल, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बीच में प्लस है लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 1/r प्लस एल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर माइनस एल, आर प्लस एल, एलसीएम, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, आर प्लस एल माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर प्लस एल माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल, ये और ये कट गया, ये इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, एल प्लस एल 2l, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, सिंस Q इंटू 2l को हम लोग लिखेंगे P, P क्या है, P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देन V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाय, आप चाहें तो यहीं तक छोड़ देंगे, नहीं तो एक लाइन और बढ़ा देंगे, छोड़ देने से भलाई है, एक लाइन बढ़ाएंगे किसके लिए, तो फोर ए शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल, छोटा अगर डाइपोल हो, छोटा माने बहुत छोटा, मतलब एल क्या होगा, आर की तुलना में छोटा, एल इज लेस देन आर, देयरफॉर एल स्क्वायर इज बहुत 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 लेस देन आर स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेंगे, नेगलेक्ट, फिजिक्स वाले छोटे मोटे चीज़ों को नेगलेक्ट करके चलते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हटा दो उसको, हटा देंगे तो क्या होगा, v इक्वल्स टू 1/4 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाय, खत्म हो गया। ये क्वेश्चन कितना आसान है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और उसके बाद ये बच्चा लोग को लगता है हार्ड है, हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग मेहनत नहीं करते, मेहनत करें तो हार्ड नहीं लगेगा, आसान हो जाएगा, और बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट होता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बढ़िया से बनाएंगे वो लोग तो भाई मार्क्स तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन, फॉर रिफ्रैक्शन एट एनी स्फेरिकल सरफेस एस्टेब्लिश द रिलेशन, जाके देख लीजिए 2023 वाला जो हम बनाए हैं वीडियो, एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन वाला, एकदम सेम क्वेश्चन है, डिटेल बताए हैं उसमें, जाके पढ़ लीजिएगा, उसी का आंसर है। इसके बाद है हाइगेंस प्रिंसिपल, स्टेट हाइगेंस प्रिंसिपल एस्टेब्लिश द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है। हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है, पहला देखिए, वेव थ्योरी ऑफ लाइट में एस सोर्स ऑफ लाइट, इससे जो लाइट निकला आगे की ओर बढ़ा, नहीं वेव फ्रंट के रूप में बढ़ता है, देखिए, एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट में बी रिगार्डेड एज द सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंसेस, ये कहता है हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट की
किसी वेव फ्रंट का हर एक एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, किसी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एज ए रिगार्डेड एज ए सोर्स ऑफ न्यू वेव फ्रंट, न्यू डिस्टर्बेंसेस। किसी वेव फ्रंट का, ये मान लीजिए सोर्स है, ये मान लीजिए पहला वेव फ्रंट है, तो इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सोर्स बन जाता है नए डिस्टरबेंसेस के लिए। ये डिस्टरबेंसेस जो होते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं सभी दिशाओं में वेलोसिटी ऑफ लाइट से। ये देखिए एक इन्वेलप बनेगा, आगे बढ़ेगा। इसे हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। और सेकेंडरी वेवलेट्स में आगे की ओर जो इन्वेलप ड्रॉ करते हैं वो नए वेव फ्रंट के पोजीशन को बताता है। फिर ये नए वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट क्या बन जाएगा, हर एक पॉइंट जो है वो बन जाएगा नया डिस्टरबेंसेस के लिए सोर्स। उससे जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगा वो भी सभी दिशाओं में फैलेगा, उसे सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे। वो सेकेंडरी वेवलेट्स पे फिर टेंजेंट खींचेंगे आगे की ओर, फिर नया वेव फ्रंट मिलेगा। तो ये इस तरह से हमको मिलता है वेव फ्रंट और वेवलेट्स। ये है वेव फ्रंट, और इसको क्या कहते हैं, अंदर वाला ये गोल गोल दिख रहा है, ये है सेकेंडरी वेवलेट्स। ये है हाइगेंस थ्योरी। हाइगेंस थ्योरी कहता है किसी सोर्स से निकलने वाला जो लाइट वेव्स है वो सभी दिशाओं में जाता है। उसके सोर्स से समान डिस्टेंस पर वे सारे पार्टिकल्स जो एक साथ एक फेज में वाइब्रेट करते हैं उनके लोकस को हम वेवफ्रंट कहते हैं। वेवफ्रंट का हर एक पार्टिकल नए डिस्टरबेंसेस के लिए सोर्स बन जाता है। उससे जो निकलता है डिस्टरबेंसेस, वेवफ्रंट के हर एक पॉइंट से जो डिस्टरबेंसेस प्रोड्यूस होता है वो सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। इन्हें हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। सेकेंडरी वेवलेट्स पर आगे की ओर खींचा गया टेंजेंट नए वेवफ्रंट को शो करता है। बस यही तो है। और ये चीज़ ये भी याद रख लीजिए कि वेवफ्रंट और जो लाइट रे होता है हमेशा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। ये है हाइगेंस प्रिंसिपल। अब इसका यूज करके हमको क्या करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ करना है। चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम प्रूफ करते हैं। तो ये है हमारा एक सरफेस, मान लीजिए एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एक्स वाई। दो हम इंसिडेंट रे को ले लेते हैं। ये हो गया हमारा एक इंसिडेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस पे हम दो इंसिडेंट रे को ले लेते हैं। दो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, जाहिर सी बात है। इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। मान लीजिए ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये भी रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। अब कुछ मानने वाला काम कर लेते हैं। एक्स वाई, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है, इंसिडेंट रे। इस एंगल को हम आई लिखेंगे,
इसको आर, ठीक उसी तरह से इसको आई, इसको आर। अब देखिए, इंसिडेंट रे पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो हमको इंसिडेंट वेव फ्रंट मिलेगा। ठीक उसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिलेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ से रिफ्लेक्टेड इस पॉइंट से ही नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी डी, यहाँ तक हो गया। नॉर्मल ड्रॉ कर दिए हैं, मतलब ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। तो ये अगर आर है, ये पूरा होगा 90 माइनस आर। अब पूरा 90 माइनस आर होगा, ये वाला हो जाएगा भाई कितना, फिर से आर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आई है तो ये पूरा हो जाएगा 90 माइनस आई, और ये पूरा 90 माइनस आई हो गया तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, फिर से आई हो जाएगा। सिंपल सा सोचने वाला चीज नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जिस तरह से इंसिडेंट रे ही आगे चल के रिफ्लेक्टेड रे बनता है, ठीक उसी तरह से इंसिडेंट वेव फ्रंट ही आगे चल के रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनेगा। इसका मतलब है कि ए से जो वेवलेट्स चला, वो जब पहुंचा सी पर, ठीक है, तो सॉरी, ए से चलने वाला वेवलेट जब पहुंचा डी पर, तो सी वाला जो वेवलेट्स है वो पहुंचा कहां पर, बी पर। इसका मतलब ये पलट गया, इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया क्या, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। यानी हम लोग कहेंगे टाइम टेकन टू रीच द वेवलेट्स, कहां से कहां, फ्रॉम ए टू डी इक्वल टू टाइम टेकन टू रीच द वेवलेट्स फ्रॉम सी टू बी। तो हम लोग लिखेंगे इसको, सी टू बी इज इक्वल टू, आगे पीछे किसी को कर सकते हैं, टाइम टेकन टू रीच द wavelets from A to D। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, मीडियम तो चेंज नहीं हो रहा था, स्पीड तो सेम रहेगा। डिस्टेंस सी से बी, सी से बी जाने में डिस्टेंस कितना होगा, सी बी। स्पीड, लाइट का स्पीड सी। ए से डी जाने में, ए से डी जाने में डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, ए डी। स्पीड सी, कट गया, सी बी इक्वल टू ए डी। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब देखिए, क्या होगा, तो इन ट्रायंगल सीबी, देखिए इसमें आएगा सीबी, सी ए बी, सी ए बी, साइन आई, साइन आई, लंब बटा कर्ण, सामने वाला लंब सीबी बटा कर्ण ए बी। इसका मतलब सीबी इक्वल टू ए बी साइन आई। अब ट्रायंगल चेंज करते हैं, कौन लेना है हमको, ए डी, ए डी, ये ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, साइन आर,
साइन आर, सामने वाला लंब, ये एडी, और टर्न हो जाएगा वही ए बी। यहां से एडी निकाल लीजिए, एडी इक्वल टू ए बी साइन आर। फिट कर दीजिए इसको इक्वेशन 1 में। सीबी की जगह लिखेंगे हम क्या, सीबी की जगह लिखेंगे ए बी साइन आई, और एडी की जगह लिखेंगे ए बी साइन आर, ए बी साइन आर। ये ए बी बर्बाद हो गया, मतलब साइन आई इक्वल्स टू, मतलब आई, ये क्या है, दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हैंस वी से दैट, क्या वही चीज हुआ फर्स्ट लॉ वाला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल कहाँ पर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane। हो गया कंप्लीट, समझे, बस यही तो करना था। इसके बाद हमारे मित्र लोग हैं, इनका सहयोग हम लोग को मिलता, हमको मिलता है। चेहरा तो पहचाने रहे होंगे आप लोग, देखा देखा तो लग रहा है। और ये हैं हमारे पाठक सर, सीएम स्कूल हजारीबाग में ये हैं फिजिक्स के पीजीटी, और ये हैं अजय सर, ये हिंदू स्कूल में है फिजिक्स के पीजीटी। तो इस तरह से आप लोगों के लिए हम लोग मिल के छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं बीबीसीएस का। तो आप लोग का सहयोग रहेगा तो आगे भी इस तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। थोड़ा सा इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिए आगे नए वीडियोस के लिए, और देखते रहिए, और इस तरह से तैयारी भी बहुत अच्छे से करते रहिए। और अगर आप लोग को इससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो कुछ कमेंट वगैरह भी कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।